हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं फिलोसफर आर्थर शोपेनहावर के बारे में। ठीक है, शोपेनहावर को बड़ा ही एक नेगेटिव फिलोसफर बोला जाता है, बड़ा ही पैसिमिस्टिक फिलोसफर बोला जाता है। कहते हैं इनका जो आउटलुक है लाइफ की तरफ वो बड़ा ही ब्लीक आउटलुक है, नेगेटिव आउटलुक है। मतलब एक आदमी शायद जो बहुत खुश हो वो भी उनको पढ़ के दुखी हो जाए, तो ऐसा माना जाता है आर्थर शोपेनहावर के ऊपर। ठीक है, अब खैर भले ही पेसिमिस्टिक फिलोसफर थे, नेगेटिव थे, लेकिन फेमस बहुत थे। बहुत बड़े बड़े राइटर्स पे इनका इम्पैक्ट है। फ्रेडरिक नीत्शे से लेके सिगमंड फ्रॉइड से लेके एल्बर्ट कैमू। ठीक है, एल्बर्ट कैमू तो नोबेल प्राइज़ विनर थे लिटरेचर में। तो बड़े बड़े लोगों पे इम्पैक्ट है, भले ही नेगेटिव थिंक करें लेकिन इम्पैक्टफुल है। ठीक है, फेमस थे और काफ़ी टाइम से कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप इन पे वीडियो बनाइए, तो ठीक है मैंने कहा वीडियो बना देते हैं। अब शोपेनहावर को समझने के लिए पहले ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि वो आदमी किस टाइम पीरियड में पैदा हुआ है। टाइम पीरियड नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो पहले टाइम पीरियड समझेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि वो आदमी इतना पेसिमिस्टिक हुआ कैसे। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। कोई आदमी ऐसे ही पेसिमिस्टिक नहीं हो जाता है, कोई आदमी इतना नेगेटिव ऐसे ही नहीं होता, तो कोई ना कोई तो रीज़न होता है। ठीक है, धुआं ऐसे नहीं निकलता, कहीं ना कहीं आग तो होती है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। अब शोपेनहावर पैदा हुए थे 1788 में। 1788 पोलैंड में पैदा हुए। यूरोप का एक देश है पोलैंड। तो यूरोप में चल क्या रहा था उस टाइम पे, इसको समझ लीजिए। यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी ख़त्म हुआ था। अब रेवोल्यूशन हुआ था तो रेवोल्यूशन में तो वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो ब्लड शेड भी बहुत हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ नेपोलियन का राइज़ होता है, और जो नेपोलियन के सपोर्टर्स थे उनको लगता था कि नेपोलियन तो हीरो है, बहुत बड़ा लीडर है। ठीक है, नेपोलियन हार नहीं सकता, तो नेपोलियन ने बहुत वॉर लड़े भी और शुरू में जीत हासिल भी हुई नेपोलियन को। ठीक है, लेकिन एंड में नेपोलियन हार जाता है। बैटल ऑफ वाटरलू होता है, नेपोलियन की हार होती है, आइलैंड में एग्जाइल में भेज दिया जाता है, वहाँ पर नेपोलियन की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर नेपोलियन के वॉर्स हुए, तो इतने वॉर हो गए, इतना ब्लड शेड हो गया, डैमेज हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, ह्यूमन की लाइफ का लॉस हुआ। इसकी वजह से वहाँ पे जो लोग थे यूरोप में, उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं बची थी कि किस आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम आगे जाएं। जो मीनिंग था ना लाइफ में वो उनका शेक हो गया, एक मीनिंगलेसनेस ही आ गई थी लाइफ में, और आएगी भी। देखिए आप सोचिए कि आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं, मान लीजिए आपका कोई ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब जब वॉर होता है तो हर आदमी सफ़र करता है, तो किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उस इंसान की वॉर में डेथ हो जाए, कुछ कैजुअलिटी हो जाए, तो आपका तो जो पूरा का पूरा जो संसार है वही डगमगा जाएगा ना। तो वो वाली हालत हो गई थी। तो यूरोप में ब्लड शेड बहुत हुआ था, डेथ और डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसकी वजह से लोगों का जो बिलीफ था, वो पूरा का पूरा जो बिलीफ सिस्टम था, आइडियोलॉजी थी, वो ही शेक कर गई थी। उनको कोई बिलीफ सिस्टम मिल नहीं रहा था किस बिलीफ सिस्टम के सारे हम आगे बढ़े। और जिन लोगों का उसमें बहुत बिलीफ था नेपोलियन का, वो भी टूट गया, क्योंकि नेपोलियन जिनका हीरो था, नेपोलियन तो वहाँ हार गया। तो उसकी वजह से ना एक आइडियोलॉजी क्राइसिस होना स्टार्ट हो गई थी। तो अब हुआ क्या, अब दो चीज़ें निकल के आई थी। एक तरफ तो लोग थे जो गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे थे। अभी तक क्या था, अभी तक लोगों का बिलीव रीज़न में बहुत था, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो पूरा एनलाइटमेंट वाली एज से निकला था, वोल्टायर के उससे निकला था। एक फिलोसफर थे वोल्टायर, वोल्टायर ने बोला था कि भाई लिबर्टी आनी चाहिए, ठीक है, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। ये सब बातें बहुत अच्छी उन्होंने बोली थी, लेकिन उन्होंने रीज़न को भी बहुत वो करा था कि अगर आदमी लॉजिक लगाए, रीजनिंग लगाए, तो इससे हम जो सोसाइटी है बिल्कुल बिल्कुल समाज जो बनेगा, यूटोपियन समाज बनेगा, बहुत ही बढ़िया समाज बनेगा, बेहतर समाज बनेगा। बट यहाँ पे हो गया डेथ और डिस्ट्रक्शन। तो लोगों का जो बिलीफ था रीज़न से उठ गया था, क्योंकि रीज़न के ही बेस पे, लॉजिक के बेसिस पे ही एनलाइटमेंट एज आई थी। वहीं से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन निकलते हुए यहाँ पे आपका नेपोलियन वॉर हुआ और ये अब हुआ। तो लोगों का फिर जो रीज़न था ना, उस पर से फेथ उठ गया, बिलीफ उठ गया। अब रीज़न से फेथ उठ गया, डेथ डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, लोगों ने अपनों को खो दिया, आइडियोलॉजी क्राइसिस थी, तो क्या करें। तो दो तरह की चीज़ें हुई। एक तरफ तो लोग थे जिनका जो बिलीफ है वो हायर पावर में बहुत ज़्यादा हो गया। उन्होंने कहा कि हम रीज़न पे नहीं चल सकते खाली,
हमें हायर पावर को अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा। बिना हायर पावर में बिलीव करे हम लाइफ में आगे चल ही नहीं सकते। तो एक तरफ तो वो लोग थे जिनका हायर पावर में बहुत ज़्यादा बिलीव बढ़ गया, उन्होंने कहा भैया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें हायर पावर को लाइफ में अपने इंक्लूड करना ही पड़ेगा, हमें उसमें बिलीव करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े राइटर्स का नाम था जो इस फिलॉसफी में बिलीव कर रहे थे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ, गोगोल, इस टाइप के राइटर्स ने, बड़े बड़े राइटर्स के नाम है ये, इन्होंने बिलीव किया इस फिलॉसफी में। अब दूसरे तरफ थे वो अपोजिट तरफ चले गए, उनका इस फिलॉसफी में बिलीव था कि अगर हायर पावर है तो इतना डेथ और डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फिर जो पेसिमिस्टिक आउटलुक है लाइफ का, ब्लीक आउटलुक है लाइफ का, उसको पकड़ लिया। उन्होंने हायर पावर में बिलीव करने से इनकार कर दिया। अब इसमें आते हैं लॉर्ड बायरन, जो इंग्लैंड के बहुत बड़े पोइट थे, और आर्थर शोपेनहावर। तो शोपेनहावर ये सब चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि नेपोलियन वॉर्स ख़त्म होते होते 1815 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो इसी एनवायरनमेंट में पैदा हो रहे हैं शोपेनहावर, तो ये सब देखते हुए बड़े हो रहे हैं। तो वो फिर पेसिमिस्टिक वाली साइड को पकड़ते हैं, ब्लीक आउटलुक को पकड़ते हैं। तो टाइम पीरियड में रोल प्ले किया है, इसलिए मैंने टाइम पीरियड आपको पूरा स्टोरी बताई। ठीक है, और ऊपर से ये भी हुआ था, सोचा ये गया था कि मोनार्की हट जाएगी, राजाओं का राज हटेगा, इसलिए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन लड़ा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेपोलियन वॉर ख़त्म होने के बाद वापस वहाँ मोनार्की आ गई, वापस फिर वहाँ पे ये चीज़ बोली गई कि भैया मोनार्की को लेके आना पड़ेगा, नहीं तो ये तो वापस ये ऐसे रेवोल्यूशन होते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे मोनार्की वापस आई थी। वो बाद में जाके फिर जैसा वोल्टायर ने सोचा था वो ठीक हुआ, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये चीज़ें हुई, रीजनिंग की हेल्प से आगे सोसाइटी ने ग्रोथ आई, लेकिन वो बाद में आई। कुछ टाइम पीरियड के लिए वापस मोनार्की आई थी। अब ये जो कुछ टाइम पीरियड के लिए वापस मोनार्की आ गई, इसी टाइम पीरियड में शोपेनहावर आए हैं। तो वो तो ये चीज़ें देख रहे हैं कि जो पुरानी इनकी आइडियोलॉजीज थी रीजनिंग वाली, वो तो काम ही नहीं करी, मोनार्की तो वापस आ गई, इतना ब्लड चढ़ौर हो गया फालतू में। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है। तो ये तो था एक मैंने टाइम पीरियड के बारे में बताया। अब थोड़ा सा इनकी पर्सनल लाइफ देखते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि वो इतने पेसिमिस्टिक क्यों थे। और उसके पीछे रीज़न है बहुत हद तक उनका रिलेशन अपनी मदर से। अब था क्या, अब बचपन की इनकी बात कर लेते हैं। इनके फादर थे बिजनेसमैन, वो मर्चेंट थे, ठीक है, बिजनेस करते थे और गुस्से वाले थे, हॉट टेम्पर्ड थे, लेकिन फ्रीडम लवर थे। अब हुआ क्या कि शोपेनहावर का इंटरेस्ट था नहीं अपने फादर के बिज़नेस में, उनका इंटरेस्ट फादर के बिज़नेस में था नहीं कभी भी, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने अपने फादर के साथ काम किया बिज़नेस में, फादर को देखा, उसी एनवायरनमेंट में पले बड़े थे। अब बिज़नेस में फादर के साथ रहने से उनको एक एडवांटेज ये हो गया कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए, रियलिस्टिक हो गए काफ़ी। क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं जहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है, तो वहाँ पे आप रियलिस्टिक होकर काम कर सकते हैं, लॉजिकल होकर काम कर सकते हैं, आप खाली इमोशंस पे नहीं चल सकते। इमोशन ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी जब बात पैसे की आती है तो हर आदमी लॉजिक लगाता है, बहुत रियलिस्टिक हो जाता है। तो ये बड़े इन्होंने इस चीज़ को देख लिया था कि भैया बिज़नेस हो रहा है, जब बात पैसे की आ रही है तो हर आदमी लॉजिक लगा रहा है। तो इन्होंने एक रियलिस्टिक इनका आउटलुक डेवलप होना स्टार्ट हो गया बहुत पहले से ही। अपने फादर के बिज़नेस में स्टार्टिंग में जब ये रहे तो उससे इनको एक बेनिफिट हुआ, और बहुत तक ह्यूमन नेचर की इनको एक प्रैक्टिकल पकड़ आ गई। क्योंकि बिज़नेस में आप बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, जब लोगों से आप डील करेंगे तो ह्यूमन नेचर की आपको परख आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में टर्न कब आया? टर्न आया जैसे ये पैदा पोलैंड में हुए थे, लेकिन फादर इनके बाद में जब ये 5 साल के थे तो वहाँ से पोलैंड से आ गए थे जर्मनी के एक शहर में हैम्बर्ग। 17 साल के जब ये हुए तो इनकी फादर की डेथ हो गई, और फादर की डेथ हुई थी सुसाइड से। इस चीज़ का इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और जो इनके दादा थे उनकी भी डेथ मेंटल इलनेस की वजह से हुई थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको ये चीज़ का इम्पैक्ट ये जो हुआ, जो उनके फादर के साथ हुआ, और जो मैंने आपको बताया दादा को भी इनको मेंटल इलनेस थी, इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया इनके आउटलुक पे आया है। क्योंकि आप ये देखिए 17 साल की एज में अगर एक लड़का अपने फादर की डेथ देखता है और सुसाइड से देखता है, तो उस एक्सपीरियंस को ले पाना ईजी नहीं होता। वो आपको पूरी तरह शेक कर सकता है एक्सपीरियंस, आपकी आइडियोलॉजी को हिला सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए कि एक आदमी की आइडियोलॉजी डेवलप कैसे हो रही है। वो बच्चा है, 17 साल का एक बच्चा होता है आदमी, ठीक है, तो उस एज में वो चीज़ें देख रहे हैं, वो इतने नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में होते हुए देख रहे हैं।
ठीक है, डेथ से ज़्यादा और क्या ट्रेजेडी हो सकती है, ठीक है, और कॉज ऑफ डेथ अपने आप में वैसा था, तो इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद भी जो बड़ा गहरा इम्पैक्ट ये पड़ा, ये बोलते भी थे कि अगर मैं बताता हूँ आपको उनके बारे में, कि जब मैं पढ़ रहा हूँ इनको, तो कहते हैं मैंने अपना जो कैरेक्टर लिया है वो अपने फादर से लिया है, और जो इंटेलेक्ट लिया है वो मदर से लिया है। कैरेक्टर मेरा मेरे फादर से आया है और इंटेलेक्ट मेरा मेरी मदर से आया है। अब मदर की कहानी आप सुन लीजिए कैसे है, क्योंकि ये मदर से जो इनका रिलेशन रहा है ना, उसका इम्पैक्ट इनकी राइटिंग्स में इनके एटीट्यूड की तरफ दिखता है, वुमेन की तरफ। विमेन की तरफ जो इनकी राइटिंग्स हैं वो आप देखेंगे थोड़ा सा इस टाइप से आ रहे हैं कि ये एक मिसोजिनिस्ट फॉर्म के राइटिंग्स आ रही हैं। वुमेन को लेके जो उनका ओपिनियन है वो बहुत अच्छा ओपिनियन नहीं है। उसमें रीज़न एक बहुत बड़ा इनका अपने मदर के रिलेशनशिप के साथ है, तो ये भी आपको पता चलेगा। था क्या, फादर की डेथ हो गई, ठीक है, और मदर का इनका रिलेशन इनके फादर से कभी अच्छा था नहीं। तो जैसे ही इनके फादर की डेथ होती है तो उनकी मदर कहती है मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ठीक है, और वो जो उनकी मदर थी वो थोड़ा अनकन्वेंशनल व्यूज़ वाली थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं ये जगह छोड़ के जा रही हूँ। वो चली गई दूसरे शहर में, वाइमर एक और शहर है वाइमर करके, वहाँ चली गई। उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। अब उनको ये पता था शोपेनहावर को कि मदर वहाँ पे जा रही हैं, अभी फादर की डेथ हुई है, और मैंने बोला कि जो मदर के उनके व्यूज़ थे वो अनकन्वेंशनल थे, वो थोड़ा सा फ्री लाइफस्टाइल में बिलीव करती थी, तो उनको ये पसंद नहीं आता शोपेनहावर को। ये बाद में इनकी मदर का रिलेशनशिप दूसरे मैन से बनते हैं, तो इनको आ जाती गुस्सा, ये अपने मदर से लड़ जाते हैं इस चीज़ को लेके। जैसे आप शेक्सपियर की हैमलेट पढ़ी होगी, तो हैमलेट में भी हैमलेट जब देखता है कि उसके फादर की डेथ हो रही है, तो उसकी जो मदर है, ठीक है, एक दूसरे मैन के साथ जा रही हैं, तो वो अपनी मदर से लड़ाई कर लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी थी। जब उनको लगता है कि उनकी फादर की डेथ के बाद इनकी मदर कहीं और जा रही हैं, ठीक है, तो उनको गुस्सा आता है, ये अपनी मदर से लड़ जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ से इनकी मदर से इनका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन मदर चली जाती हैं, ये अलग रह जाते हैं। अब होता क्या है, रिलेशनशिप इनका विद टाइम और ख़राब होता जाता है अपनी मदर के साथ। मदर एक बार एक चिट्ठी लिखती हैं, लेटर लिखती हैं, ठीक है, जबकि ये बात बोल रहे हैं, खुद ही बोला है उन्होंने, शोपेनहावर ने, कि मैंने अपना जो इंटेलेक्ट लिया है अपनी मदर से लिया है। इंटेलेक्ट मदर से क्यों लेनी, मदर इनकी बहुत इंटेलिजेंट थी, मदर इनकी नॉवेलिस्ट थी, नॉवेल्स लिखती थी और बहुत इंटेलिजेंट थी, ठीक है। तो ये बोलते थे कि मैंने अपना जो इंटेलेक्ट है वो अपनी मदर से ही लिया है। तो मदर ने एक बार इनको लेटर लिखा, राइटर थी वो, एक बार लेटर लिखा, उसमें लेटर में लिख दिया शोपेनहावर के बारे में कि तुम्हारे अंदर जो भी अच्छा है, जो भी तुम्हें एक अच्छा माइंड मिला है, तुम्हारे पास एक अच्छी एबिलिटी है एनालिसिस करने की, लॉजिकल एनालिसिस लगाने की, वो तुमने सब बर्बाद कर दी है अपनी ईगो के चक्कर में। इनकी मदर कहती थी तुम बहुत ईगोस्टिक हो। और दूसरा वो कहती थी कि तुम्हारे अंदर एक ट्रेट है कि तुम सबको बुराई करते हो। इनकी मदर कहती है कि तुम्हारे अंदर ट्रेट है कि तुम सबको क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, सबकी बुराइयां करते रहते हो, ये तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। तो तुम्हारी एक ईगो और दूसरा तुम्हारे अंदर ये जो ट्रेट है कि तुम सबको क्रिटिसाइज़ करते हो, ये तुम्हें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा, इसकी वजह से तुम लाइफ में मात खाओगे। लेटर में लिख देती हैं। अब इन्हें वैसे ही मदर को अपनी लाइक नहीं करते थे, तो गुस्सा आता है, तो और रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब एक तरफ ये भी होता है, कहानी है, जब इनकी मदर वहाँ रह रही थी वाइमर में, तो वहाँ पे एक और राइटर आ जाता है इनकी मदर के घर में रहने के लिए। इसका नाम था गोथे करके। तो गोथे भी एक जर्मन का एक बड़ा राइटर है, ठीक है, पोएट भी था, नॉवलिस्ट भी था, साइंटिस्ट भी था गोथे। अब गोथे जब आता है इनकी मदर के यहाँ रहने के लिए, वो भी इसलिए आ जाता है क्योंकि वो अपनी एक फीमेल पार्टनर को अपने साथ ले आता है, और जो इनकी मदर थी, मैंने बोला था, वो थोड़ा सा फ्री लाइफस्टाइल इन सब चीज़ों में बिलीव करती थी, तो वो अलाउ कर देती हैं कि ठीक है तुम अपनी फीमेल पार्टनर के साथ आके मेरे घर में रह सकते हो। तो जो गोथे का रिलेशन रहा है इनकी मदर के साथ वो अच्छा रहा है। वो उनकी राइटिंग्स को और उनके जो अनकन्वेंशनल व्यू, जो आइडियोलॉजी थी, उनको एडमायर करते थे गोथे उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में वो जिस तरह की बातें कर पाती थी, जिस तरह की आइडियोलॉजी रखती थी, वो बहुत रेयर था, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, गोथे वहाँ पे रहते हैं इनके मदर के घर में अपनी पार्टनर के साथ, तो बॉन्डिंग अच्छी होती है, बातचीत तो होती थी। एक दिन बातचीत में वो बोल देते हैं इनकी क्या कहते हैं मदर को
कि जो तुम्हारा लड़का है ना, ये आर्थर, ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत ही फेमस आदमी बनेगा, तुम देख लेना। मैंने इसकी राइटिंग्स को पढ़ा है, मैंने इसके दिमाग को एनालिसिस किया है, थोड़े बहुत आर्टिकल्स वगैरह लिख चुके थे तब तक शोपेनहावर, ठीक है। बाद में इसके बारे में बात करूंगा कि इन्होंने लिखा, इन्होंने कैसे, इनकी लिखावट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले भी ये समझ लीजिए। तो उन्होंने एनालिसिस कर ली थी, गोथे राइटर थे, और उन्होंने आर्थर शोपेनहावर के इस टैलेंट को, ट्रेड को पहचान लिया था। तो उन्होंने मदर को बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो लड़का है ना, ये एक दिन बहुत बड़ा राइटर बनेगा, दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। अब मदर को इस चीज़ पर पहले लाइक करती नहीं थी, गुस्सा आ जाती है, उन्हें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही खानदान में दो जीनियस कैसे हो सकते हैं, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो वहाँ से और गुस्सा आता है उनको, ठीक है। स्टेटमेंट से मतलब ये एक तरीके से आग लग जाती है, पहले चिंगारी थी वो आग बन जाती है। अब रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि ये जब भी मिलते थे ये शोपेनहावर अपनी मदर से, तो दोनों बहुत ही फॉर्मल रहते थे। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए जिसको आप ज़्यादा जानते ही नहीं हैं, साल बाद आए, तो आप थोड़ा फॉर्मल तो हो जाता है आदमी, उसी टाइप से रहते थे। जैसे कि मान लो मैं जानती ही नहीं हूँ ये लड़का मेरा है, और शोपेनहावर भी ऐसे बिहेव करते थे जैसे मैं जानता नहीं हूँ कि मेरी मदर है। तो बहुत ही वैसा बिहेवियर रहता था, फॉर्मल सा बिहेवियर रहता था। और ये मिलने भी बहुत कम जाते थे, जब कोई फेस्टिवल है कुछ है तब जाते थे मिलने, अदरवाइज ये मिलने ही नहीं जाते थे अपनी मदर से। तो बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप था, इस पॉइंट को समझ लीजिए। अब एक दिन क्या होता है, मदर उनकी कुछ बहस हो जाती है, आपस में काफ़ी ज़ोर की गर्मा गर्मी होती है, काफ़ी बातचीत होती है, इस तरह से होती है कि बड़ी गर्मा गर्मी सी हो जाती है। अब जो गर्मा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। तो जब लड़ाई बढ़ती है तो जो उनकी मदर होती हैं वो शोपेनहावर को ना सीढ़ियों से धक्का दे देती हैं। अब ये बड़े हो चुके थे, इन्हें आ जाती गुस्सा, ठीक है। ये कहते हैं, फिर उस टाइम पे अपनी मदर को ये बोल के जाते हैं और कहते हैं लास्ट टाइम था। उसके बाद ये अपनी मदर से नहीं मिले, वो लास्ट टाइम था। ये अपनी मदर को बोलते हैं कि आप याद रखना, ये जो दुनिया है आपको अगर याद रखेगी तो सिर्फ मेरे नाम से याद रखेगी। आपको जो याद रखा जाएगा ना आगे भी जनरेशन्स में, वो सिर्फ मेरे नाम से याद रखा जाएगा। गुस्से में थे बहुत, ये क्या निकल जाते हैं। अब कहते हैं 24 साल उसके बाद वो दोबारा देखते नहीं अपनी मदर को, वो शहर ही छोड़ देते हैं, वाइमर जहाँ उनकी मदर रहती थी। वो कहते हैं 24 साल उनकी मदर इस इंसिडेंट के बाद वहाँ रही, अपनी डेथ तक। शोपेनहावर ने उनको दोबारा ही देखा। तो मैंने आपको ये क्यों बता रहा हूँ ये स्टोरी, तो आप ये समझो कि एक लड़का है जो ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया, फादर की 17 साल की एज में डेथ हुई है जो मैंने आपको बताया, और तीसरा मदर से आदमी बहुत ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करता है। मदर और एक चाइल्ड का जो रिलेशन होता है, इसको सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल लव बोला जाता है। अनकंडीशनल लव, कि जहाँ कोई भी सेल्फिश रीज़न नहीं है, बिना किसी कंडीशन के वो लव होता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है वो, मोस्ट इनोसेंट फॉर्म ऑफ लव है। इससे ऊपर हाईएस्ट कुछ है नहीं, ये माना जाता है एक मदर और चाइल्ड के रिलेशन को। लेकिन यहाँ तो लव ही नहीं है, तो डिवॉइड रहे हैं पूरी ज़िंदगी, उनको मदर का लव नहीं मिला। और लव तो बहुत दूर की बात है, न्यूट्रल भी नहीं था रिलेशन, हेटरेड थी। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि वो इतना नेगेटिव आउटलुक क्यों रखते थे वुमेन की तरफ। जब आप इनकी राइटिंग्स पढ़ते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि एक आदमी फीमेल्स की तरफ इतना नेगेटिव आउटलुक क्यों रख रहा है। रीजनिंग मिलती है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जब तक आप आदमी के बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, उसकी लाइफ में नहीं जाएंगे, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आदमी की पर्सनल लाइफ में जो होता है उसका इम्पैक्ट आदमी की हर चीज़ पर दिखाई देता है, ठीक है। वो इम्पैक्ट आएगा पूरा, क्योंकि आदमी खाली रीज़न नहीं है ना, आदमी इमोशंस भी है, ड्राइव्स उसके अंदर जो है, इंस्टिंक्ट्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं पूरा, उसका सबकॉन्शियस बना रहे हो। और जब आप बच्चे हैं, बचपन से निकलते हैं तो वैसे भी उस टाइम पे आपके न्यूरल नेटवर्क ज़्यादा बन रहे होते हैं, ज़्यादा तेज़ी से वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो उस एनवायरनमेंट में पैदा हुए थे, उस एनवायरनमेंट से ये निकले हैं, उस रिलेशनशिप के इस ऐसे टर्मोइल से निकले हैं ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक हल्का सा ना एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। आगे की वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे फिर ये आगे फ़िलासफ़र बनते हैं, कैसे फ़िलासफ़ी डेवलप होती है। फिर जो उनकी किताब है वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया, इस पर ही बात करेंगे कि एग्जैक्टली इनका जो फ़िलासफ़ी है वो है किस चीज़ पे, किस के बारे में बात करते हैं ये, ठीक है। और फिर कैसे ये इतने फेमस होते हैं, ठीक है।
ठीक है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, बट मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको पहले एक बैकग्राउंड बताऊं ताकि आप तैयार हो जाएं, आप समझें कि वो आदमी क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आपको ज़्यादा बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले और आप बेटर कनेक्ट कर पाएँ। आप खुद भी जब पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा ठीक से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था वीडियो। अगर मेरे वीडियोस ठीक लगते हैं तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में आर्थर शोपेनहावर की लाइफ और फिलॉसफी के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।